Hi Chams, this is Mitali and I welcome you all to evidyarthi.in। कैसे आप सब लोग? अच्छा मुझे अब ये भी बताइए कि आपने ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट एमसीक्यू हम लोगों ने इससे पहले किया है, हैव यू वॉच्ड द वीडियो? आपने देखा आपका स्कोर कितना आया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग अपने सेकेंड एमसीक्यू के साथ। क्वेश्चंस यहाँ पर कम हैं, बट मैं ये आपको पहले इंश्योर कर दूं कि भाई क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले हैं। सीरियसली क्वेश्चंस अच्छे हैं यहाँ पर, बिकॉज ये पूरा जो एमसीक्यू है ये थ्रस्ट, प्रेशर, एरिया और रिलेटिव डेंसिटी तो अभी इतना नहीं है, बट उन सब पे बेस्ड है, प्लस गुड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो कीप इट अप गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई डू बिलीव कि आप लोग ने जिस तरीके से फर्स्ट एमसीक्यू अच्छे से परफॉर्म किया है, इस चैप्टर के लिए हम सेकेंड एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय एन आयरन क्यूबॉइड व्हेन प्लेस्ड ऑन सैंड इज इक्वल टू। देखो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो थ्रस्ट यानी कि जो फोर्स आप लगाते हैं किसी भी आयरन क्यूबॉइड पर, अगर वो एक सैंड पे है, ठीक है, एक मिट्टी या फिर आप रेत कह लो, कुछ भी है, अगर वहां पर वो रखा हुआ है तो उस पर आप कितना थ्रस्ट अप्लाई करेंगे, एंड दैट वुड बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है मास पर यूनिट सरफेस एरिया, वेट ऑफ क्यूबॉइड या फिर वेट ऑफ क्यूबॉइड। अगेन यहाँ पर भी पर यूनिट सरफेस एरिया लेगा, बोल दिया। बट अब हमें समझना क्या जरूरी है। देखो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक वो फोर्स है जो कि आपसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर हम बोलते हैं ना कई बार कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपसे लगाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपसे लगाया जा रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड वी ऑल नो कि वेट क्या होता है। वेट भी एक तरीके का फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है ना, क्योंकि हमें पता है कि वेट वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमें एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब है कि थ्रस्ट कुछ भी नहीं होगा बल्कि वेट के इक्वल होगा। तो जितना फोर्स उस पर हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, फील हो रहा है, वो किसके बराबर है? वो बेसिकली आपके क्यूबॉइड के वेट के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ ग्लास क्यूबॉइडल हैज डायमेंशंस 10, 10 एंड 4। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना आई थिंक लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, मैं इसको आपके लिए करेक्ट करती हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, वी हैव द डायमेंशंस एज 10, ठीक है, इंटू 10 इंटू 4 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर्स में है, बट 10, 10, 4 हो गया। नाउ इट इज केप्ट विद इट्स परफेक्ट फेस, यानी कि उसको सबसे पहले उसके एक परफेक्ट फेस के साथ रखा, जिसका जो डायमेंशन है, देखो अगर आप किसी भी क्यूबॉइड को रखोगे, किसी भी अगर आपने एक जगह पे रखा है फॉर एग्जाम्पल अपने क्यूबॉइड को, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि हमारे पास सपोज ये मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो जब भी आप अगर उसको कहीं पर भी प्लेस करोगे तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो एक रेक्टेंगल होगा डेफिनेटली। तो देखो ये मेरी लेंथ हो गई और ये मेरी विड्थ हो गई या फिर ब्रेथ कह लो। तो यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल ही हुआ ना, उसका जो सरफेस हुआ, उसका जो बेस हुआ, वो तो 2 डायमेंशनल ही हुआ। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमने उसको 10/10 यानी कि इस परफेक्ट फेस के साथ उसको प्लेस किया है। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल, टेबल के ऊपर अगर सपोज मैंने इस बॉक्स को टेबल के ऊपर रखा है तो ये उन्होंने आपको डायमेंशन दी है। नाउ इट इज अलाउड टू रेस्ट ऑन टेबल विद अ स्मॉलर सरफेस। अब हमने उसको उठाया और अब हमने उस बॉक्स को फिर से प्लेस करा, बट नाउ विद द स्मॉलर सरफेस। अब जो मैंने उसको रखा है, अब उसकी डायमेंशंस क्या है मेरे पास, एक साइड से 10 है, दूसरी साइड से 4 है, यानी कि अब जो एरिया हमें अपने टेबल के सरफेस पे मिलने वाला है दैट इज क्वाइट स्मॉल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, नाउ with that smaller surface in contact with the table the pressure exerted will be। देखो अब आपसे प्रेशर पूछा है और इसमें अपने आप ही उन्होंने हमें आंसर कर दिया है। we all know कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर आपको बोला जा रहा है कि हमने अगर अपने बॉक्स को टेबल पे प्लेस किया है विद द स्मॉलर सरफेस, स्मॉलर सरफेस का मतलब है स्मॉलर एरिया, राइट एवरीवन। अगर स्मॉलर एरिया है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमारा रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखते हैं, सो वी शुड गो विद रिमेन अनचेंज, डिक्रीज,
इट विल रिमेन इक्वल और इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर एरिया हमारा कम है तो, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये रीजनिंग समझ आ रही हो, बिकॉज देखो क्वेश्चन सेम आए या ना आए, जहां तक कि मैं मतलब आपको श्योरिटी दे सकती हूँ काफी हद तक क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं आने वाले हैं, बिकॉज बहुत ढूंढ ढांड के आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। बट अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आता है तो क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो अपने कॉन्सेप्ट आप सेम रखें, नंबर इधर उधर होते भी हैं तो भाई उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आई एम मेकिंग श्योर गाइस कि आप लोगों की गलतियां नहीं होंगी और आप बहुत अच्छे से सेक्शन ए को एटलीस्ट अच्छे से ये वाला पार्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, अब हमें निकालना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर का, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है ऑन दी बॉटम सरफेस, यानी कि निचले तले पे ऑफ अ टैंक हैविंग डायमेंशंस 2, 4 एंड 2। तो यहाँ पर आपको टैंक की डायमेंशंस गिवन है, साथ ही साथ आपसे क्या पूछा गया है, क्यूबॉइड आप मान के चलो, ठीक है। अगेन आपको कोई और भी यहाँ पे टैंक का कोई और शेप हमें मान के नहीं चलना है, वी कैन लिटरली टेक इट एज अ क्यूबॉइडल शेप, ओके। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेशर। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने सिंपल जो हमें फॉर्मूला आता है हम उससे मूव करेंगे, ठीक है। सो मुझे पता है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, हम सबको पता है। अगर मैं बात करती हूँ फोर्स की, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो अब या तो मुझे मास पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी ऑन लो, क्योंकि वो आप अर्थ की बात कर रहे हो, ग्रेविटी की बात कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर इसको हम इतना ही लेने वाले हैं। इफ यू गाइज वांट तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम एरिया भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वी नो कि उसको प्लेस कौन से सरफेस से किया गया है, बॉटम सरफेस से 2/4। तो एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ ऑफ ब्रेथ मिल गई, ठीक है। तो हमने एरिया भी निकाल लिया। बात सिर्फ आती है मास को लेकर, मास कैसे निकालेंगे। देखो, नेक्स्ट आपको हिंट दे रखा है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, अगर मैं डेंसिटी की बात करती हूँ तो वी ऑल नो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी आपको गिवन है 1000, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम आपको फिर से गिवन है 2, 4 एंड 2, यानी कि हमें फिर से वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड LBH, है ना। तो 2, 4, 2, तो सिंपल आपको बस मास निकालना है, और यहाँ से जो मेरा मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2, 4 इंटू 2। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी अभी, ठीक है। उसका रीजन पता है ना आपको, कि जब मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करूंगी मेरे लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो मास मेरा कितना हुआ, 1000, 2, 4, 2, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी हमें पता है, जी हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया हमारे पास क्या है, देखिए आपका जो स्मॉलर सरफेस है 2 इंटू 4, तो मेरा एरिया हो जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, अब मैं इजीली यहाँ से कैंसिल आउट कर सकती हूँ, यहाँ से भी आप इसको 10 कर दो, ठीक है। तो एक 0 से हमारा ये वाला 0 भी बच गया। अब आप देखिए जरा, 98 को 2 से करूंगी तो क्या आंसर आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो मेरे पास आया 196। कितनी जीरोज हमारे पास रिमेनिंग है, 2 जीरोज रिमेनिंग है। अब आपको क्या करना है, हम सबको पता है ना क्या करना है, अपने आंसर्स को चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 1.96, और मैं काम करती हूँ आप लोगों के लिए, इसको हम आगे बढ़ते हैं 1.96। तो मेरे पास 1.96 तो आ गया, बट आंसर क्या था, लिखूं मैं जरा आपके लिए, 19600, ठीक है। 1.96, 1, 2, 3 एंड 4, इसका मतलब है 1.96 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल्स हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर है ना। तो मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाने वाली हूँ, 4th ऑप्शन के साथ हम मूव करें, ठीक है। बस इस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आपको डिकोड करना बहुत जरूरी है कि आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है।
ठीक है ना। चलिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बहुत आसानी से कर पाएंगे। मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों की तैयारी पर, और हम लोगों ने साथ में बैठ के जितनी भी अच्छे से प्रैक्टिस करी है, कॉन्सेप्ट्स को समझा है, आई रियली डू बिलीव इन दैट। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट क्या है? वी ऑल नो दिस, पास्कल्स, है ना। तो इसका हमें पता है, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sharp edge blade is more effective in cutting than a blunt blade. Obviously, कोई भी एक मतलब शार्प होता है ना, आपको पता है कि अगर हमारे पास ब्लेड है या फिर हमारे पास नाइफ है, तो हम उसका जो एक कॉर्नर चाहते हैं, जहाँ से वी आर गोइंग टू कट द थिंग्स, है ना, वो हमें शार्प चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपका कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है, ठीक है ना। तो स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया होगा तो वहां पर हमारा चीजें अच्छे से काम चलेंगी। ब्लंट होगा तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा एंड प्रेशर बहुत ही कम लग पाएगा। जितना आप कॉन्टैक्ट एरिया कम रखेंगे उतना ज्यादा प्रेशर आप लगा पाएंगे, है ना। तो प्रेशर से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। फॉर अ गिवन अप्लाइड थ्रस्ट, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस बाय शार्प पिन इज। कोई भी अगर मैं एक थ्रस्ट अप्लाई करती हूँ, यानी कि फोर्स अप्लाई करती हूँ ना पर्टिकुलर एरिया, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर जो भी शार्प पिन के द्वारा एक्सर्ट होगा वो किसके बराबर होगा? मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्लंट पिन। क्या शार्प पिन के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी ब्लंट? ब्लंट यानी कि जो नॉट सो शार्प पिन है, ठीक है। या फिर इट विल बी लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लंट? नो वेज, ऑलवेज उसका जो प्रेशर होगा शार्प पिन का वो ब्लंट पिन से ज्यादा होगा, ठीक है। इक्वल होगा नहीं, ईदर लेस और इक्वल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी शार्प पिन। इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में हमने फिगर आउट किया है कि शार्प पिन क्या करती है? स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया को बनाती है ना। तो अगर कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल होगा तो अपने आप ही वो ज्यादा अच्छा प्रेशर पुट कर पाएगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The neck and bottom of a bottle are 2 cm and 20 cm in diameter respectively. So for example, हमारे पास एक बॉटल है जिसका शेप कुछ इस तरीके का है कि उसका नेक का आपको एक रेडियस दे रखा है और साथ ही साथ आपको उसके बॉटम का यानी कि निचले तले का भी एक आपको रेडियस दे दिया है, ठीक है। द कॉक इज प्रेस्ड विद सेम प्रेशर, कॉक को हमने सेम प्रेशर, कॉक यानी कि ऊपर का जो ढक्कन है उसको हमने सेम प्रेशर से खोलना चाहा। नाउ इफ द कॉक इज प्रेस्ड विद अ फोर्स ऑफ 1.2 kgf यानी कि किलोग्राम फोर्स, ठीक है। अगर हमने कॉक पे जो प्रेशर लगाया, जो फोर्स लगाया है वो 1.2 kgf के इक्वल है, सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल विल बी। देखो, बहुत प्यारा सा एक लॉ है जो कि हमने प्रेशर के कांटेक्ट में पढ़ा है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये कहता है आपको कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के एक हिस्से में प्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो पूरे में फैलता है इक्वली। यानी कि अगर मैं एक बॉटल की बात यहाँ पर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉटल है जिसका जो नेक है वो काफी छोटा है, और सपोज कर लेते हैं कि बॉटल मेरा कुछ इस तरीके का होगा, है ना। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, थोड़ा सा ये और अच्छा बन सकता था। तो ये मेरा हो गया बॉटम, ठीक है, ये मेरा नेक हो गया और ये हो गया मेरा बॉटम। अब आप देखो कि दोनों के रेडियस यानी दोनों के एरिया में तो मैं फर्क दिखा सकती हूँ, लेकिन पास्कल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपको यहाँ से कॉर्क पर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आपका जो प्रेशर आप लगा रहे हैं, अपने ऊपर हिस्से में लगा रहे हैं, वो ऑल ओवर द बॉटल सेम रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है बाय पास्कल्स लॉ मैं ऐसा लिख सकती हूँ, भाई पास्कल्स के लॉ के थ्रू मैं ये लिख सकती हूँ कि प्रेशर जो कि नेक पे अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर बॉटम पे भी अप्लाई होगा। दोनों इक्वली डिवाइड, पूरे बॉटल में हर एक पार्ट पे इक्वली प्रेशर अप्लाई होता है। ये बात सही है, ठीक है। अब मुझे भी थोड़ा सा हंसी आ रही है कि मैंने क्या ही बॉटल बनाई है, बट ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए, तो अगर नेक का प्रेशर इक्वल है तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम ये निकालेंगे कैसे। तो हमें पता है फोर्स अप्लाइड ऑन नेक अपॉन एरिया ऑफ नेक, क्लियर है। फिर हमें पता है फोर्स अप्लाइड ऑन बॉटम अपॉन एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ये अप्लाई करना है और निकालना क्या है, मुझे निकालना है व्हाट विल द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम, यानी कि मुझे एफ पी निकालना है,
ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें। एक काम करते हैं, जो ये नॉट सो गुड हमारी बॉटल है ना, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, इसको यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू कैलकुलेट दिस एफ बी। एफ बी क्या हो जाएगा, एफ एन अपॉन ए एन। यहाँ पर ए बी आपका कैसा है, डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए, फोर्स बाय नेक इज 1.2 गाइस। ठीक है, एरिया ऑफ नेक वाला पार्ट का एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर, आर इज 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर, उसका रेडियस क्या है, उसको आप R2 ले लो, बट रेडियस इज गिवन टू बी 20/20। ठीक है ना, चलो ठीक है, लगा देते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको ना मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस मैं कर रही हूँ, कोई दिमाग इधर उधर का लगा ही नहीं रही हूँ। ठीक है ना, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये आता हुआ मुझे दिख रहा है 12 इंटू 10, यानी कि 120 किलोग्राम फोर्स। तो हमारे पास ये जो फोर्स आया है विच इज अप्लाइड बाय द बॉटम, exerted by the bottom will be equal to 120 kgf। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, तभी मैं आपको पहले ही कह रही थी कि देखो क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। इफ यू गाइज वांट टू राइट इट हियर, तो आप इसको नोट कर सकते हो, कि इवन टेक दी स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। सो चलिए, आई होप अभी तक कर लिया होगा। सो तभी मैंने आप लोग को बोला था कि देखो इसके क्वेश्चन स्टार्टिंग में काफी अच्छे हैं, यू पीपल आर गोइंग टू रियली एंजॉय दिस क्विज। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों ने 120 पे मार्क किया, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving to the next one, guys. An object exert a force F on a surface of surface area A. The pressure P acting on the surface is given by formula. कौन सा एक्सप्रेशन है जिससे कि आप लोग क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो। तो वी ऑल नो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने सेकेंड ऑप्शन को मार्क करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या है, टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 3 डिफरेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड ऑन सैंड, द फॉलोइंग क्यूबॉइड इज अवेलेबल टू यू। ठीक है, सो हमें एक वुडन क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस 20/30/50 हमें गिवन है। एक एल्यूमिनियम क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 3, 6 एंड 12 हमें गिवन है। देन वी हैव एन आयरन क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5, 10 एंड 15 सेंटीमीटर, एंड एट द लास्ट वी हैव एन आयरन क्यूबॉइड। एक आयरन का क्यूबॉइड है हमारे पास, डब्बा है आप ऐसा मान के चलो, जिसकी डायमेंशंस 20, 30 एंड सो ह्यूज 15 है। ठीक है, सो द बेस्ट चॉइस ऑन द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी, देखो अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना क्या है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आए, ठीक है, बट फिर भी प्रैक्टिकल पर्पज से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उसका रीजन आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि सपोज आपके पास 4 अलग अलग तरीके के डब्बे हैं, उसमें से एक वुडन है, एक एल्यूमिनियम है और 2 हमारे पास लोहे के डब्बे हैं, जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। डायमेंशंस देख के मुझे लगता है आयरन के केस में आप समझ जाएंगे कि अगर मैं थर्ड वाले केस को देखूं तो वो डब्बा कंपेरेटिवली छोटा है एज कंपेयर टू दी फोर्थ वन, क्योंकि उसके डायमेंशंस काफी बड़े हैं। सो आपको अपने व्यू पॉइंट से यहाँ पर बताना है कि प्रैक्टिकल पर्पस में आप किसके प्रेशर को ढंग से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आप कैसे पहचान पाएंगे कि भाई प्रेशर कहाँ पर कम लगेगा, किस साइड पे, किस फेस पे, और प्रेशर किस फेस पे ज्यादा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि प्रैक्टिकली बताइए आप चूज किसे करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट हैं इसको चूज करने के लिए। सबसे पहली बात है आउट ऑफ वुडन, एल्यूमिनियम एंड आयरन, तीनों अगर मैं मटेरियल की बात करती हूँ तो लोहे का जो आपका क्यूबॉइड होने वाला है, आयरन क्यूबॉइड जो आपका होने वाला है, दैट विल बी मच बेटर चॉइस। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सबसे पहले तो आयरन का खुद का एक अच्छा खासा मास होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी आप आयरन का डब्बा चूज करोगे या क्यूबॉइड चूज करोगे, जो आप कहना चाहते हो, उसका अपना एक मास होगा, जिसकी वजह से आप सबसे पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उसके प्रेशर को। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, देखो अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं, वी हैव दीज एज द डायमेंशंस। सपोज मैंने सबसे पहले आपके आयरन के क्यूबॉइड को 5/10 वाले फेस से नीचे रखा,
अगर सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर हाई होगा, तो आप एक हाईएस्ट प्रेशर को भी देख पाएंगे। और इन केस मैंने उसको 10/15 वाले सरफेस एरिया से नीचे रखा, तो अब आपका जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो मिनिमम होगा ना। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर डब्बे में या इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड के जरिए मैं लीस्ट प्रेशर हाई प्रेशर को डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगी। ठीक है, अब बात आती है व्हाई नॉट फोर्थ वन इसलिए बिकॉज प्रैक्टिकली हमें देखना है कि किसको उठाना आसान होगा। तो आप जरा इसकी डायमेंशंस देखें 20, 30 एंड 15। सो ये बेसिकली जो बॉक्स है काफी लार्ज है ना। तो प्रैक्टिकली पर्पज से वो इतना अच्छा नहीं है अगर हमें अपना व्यू पॉइंट देना है। सो आप इसमें क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे देखो प्रैक्टिकली थर्ड वाला विल बी अ बेटर चॉइस क्योंकि उसको उठाना आसान है। मास के जरिए में देखा जाए तो एल्यूमिनियम और वुडन और आयरन के डब्बे में आयरन के डब्बे ज़्यादा बेटर होते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कहाँ पर मिनिमम प्रेशर लग रहा है, कहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर अपने सी नंबर के ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, आई एम सो सॉरी। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। और इसी से रिलेटेड अगर आपके पास कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक रैशनल डिसीजन या एक चॉइस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular block of wood of dimension 40, 20 and 10 is kept on a table top. आपके पास एक rectangular block है जिसकी dimensions आपको given है। The pressure is greatest when it is rested on. प्रेशर सबसे ज्यादा कब होगा? जब सरफेस के साथ जो उसका कांटेक्ट है वो लोअर मतलब छोटे एरिया का होगा, स्मॉलर सरफेस एरिया। स्मॉलर सरफेस एरिया किसका होगा? 20 एंड 10 सेंटीमीटर वाला, है ना। बिकॉज 40, 20 एंड 10 आपके पास डायमेंशंस है। तो जब हमारे पास वो ऑलरेडी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम इधर उधर फेस करके कर सकते हैं ना, उसके अलग अलग फेसेस को हम रख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि भाई जहां पर सबसे छोटा एरिया हमें मिल रहा होगा इक्वल 20 एंड 10, 40 एंड 10 या 40 एंड 20, ऑब्वियसली वी नो कि हाईएस्ट प्रेशर हम तब फील कर पाएंगे जबकि स्मॉलर सरफेस एरिया होगा। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विथ 20 एंड 10। ठीक है, सो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर प्रेशर वाले करवाए हैं, सबका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक है, क्वेश्चन को पूछने के जरिए अलग है ना। समझ आ रहा होगा आपको ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें कि चारों क्वेश्चंस हमारे अब असर्शन रीजन के होंगे। ठीक है, चलिए। सो अ स्टोन विच टाइड विद रोप एक्सेलरेट फ्रॉम द मोशन। किसी भी स्टोन को अगर आप एक रस्सी से बांधेंगे तो वो एक्सेलरेट करने लगेगा मोशन में आते ही। उसका रीजन क्या है? अ स्टोन विच ट्रैवलिंग इन सर्कुलर पाथ एक्चुअली फॉलो सेंट्रिपिटल फोर्स। एग्जैक्टली। तो वो एक्सेलरेट क्यों होगा? वो एक्सेलरेट इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही आपने किसी एक स्टोन को एक रोप से बांधा है और उसको आप मोशन में अगर लेकर आएंगे तो वो अपने गोल घूमने की वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और जैसे ही वो सेंट्रिपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा आप अपने आप को ये बोल पाएंगे कि यस वो एक्सेलरेट हो रहा है ना भाई। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि बिल्कुल बात आपकी सही है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए नाउ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फोर्स दैट कॉजेज द एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग along with the circular path is acting towards the center। जब भी हमने किसी भी फॉर एग्जाम्पल एक रोप से, एक स्टोन को एक रोप से हमने बांधा और एक सेंट्रिपिटल फोर्स अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो वो कहाँ लग रही है? बेसिकली वो जो फोर्स है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोप, है ना। देखो अगर आप किसी चीज को ऐसे गोल घुमाओगे तो वो बार बार पता है किसकी तरफ उसका जो झुकाव है वो किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ। ठीक है, अब इस फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, बात बिल्कुल सही है। बट लेट्स रीड अबाउट द रीजन। Centripetal force only acting on such an object which is capable to move alone in the space। तो centripetal force जो होती है वो फोर्स होती है जो कि स्पेस में alone objects के ऊपर, यानी कि अकेले एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। So this is not necessary। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि भाई हमारा जो assertion है वो 100% सही है, बट रीजन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, सो हम अपने सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो अब देखते हैं अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अ मैन इज सिटिंग ऑन अ बोट इन अ बोट विच फ्लोट ऑन अ पॉन्ड। इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड विल डिक्रीज। सपोज आप किसी लेक में हैं और आपने बोटिंग करना चाहा, ठीक है ना, बोटिंग कर रहे हैं,
तो अपने साथियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ अगर आप बोटिंग कर रहे हैं और सपोज आपने थोड़ा सा पानी लेकर उसको पीना चाहा या अपने पास रखना भी चाहा, सो दे आर सेइंग कि वहाँ पर क्योंकि आपके पानी का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, तो लोटे भर पानी से क्या ही लेवल डिक्रीज होगा, पर ठीक है, दे हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट। तो बोल रहे हैं कि उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब आप बताइए फर्क पड़ेगा? नहीं। वो बात सही है कि हम कहते हैं कि लोटे लोटे से ही सागर बनता है, या पूरा एक लाइन है बढ़िया सी जो कि बहुत अच्छी अच्छी सिचुएशंस पे बोली जाती है, बट यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसको प्रैक्टिकली, उसको साइंटिफिकली देखा जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एजर्शन तो गलत है। रीजन देखते हैं। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। रीजन क्या क्लास रीजन दिया है। रीजन का स्टेटमेंट अपने आप में 100% सही है, जस्टिफाइड है। क्या कि जो भी लिक्विड का वेट होता है जो कि डिस्प्लेस हुआ है, बेसिकली वो इक्वल होता है और ग्रेटर होता है देन द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि भाई आपका जो एजर्शन है वो फॉल्स है, बट रीजन ट्रू है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस। Any two objects in the universe attract each other by a force called gravitational force. Exactly. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपके यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स जो कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। इसका रीजन क्या है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो भी फोर्स आपको अर्थ के द्वारा महसूस होती है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। बात सही है लेकिन कनेक्टेड नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका एजर्शन रीजन करेक्ट तो है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू इट। ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात करी गई है, इसलिए जस्टिफाइड नहीं है। ओके, चलिए, सो इट्स टाइम टू सी आवर रिजल्ट्स एंड लेट्स होप फॉर दी यस। सो भाई हम लोगों के 50 पॉइंट्स आए हैं, दैट मीन्स हमारा स्कोर बिल्कुल सही है एंड 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने स्कोर करे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना, यही तो हमें चाहिए होता है। तो यही, चलिए, सो अभी इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं। आप लोगों ने ग्रेविटेशन, थ्रस्ट और प्रेशर पे सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल चित्त डाला है, कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल कमाल कर दिया है, अच्छे से हम लोग 4 डाला है हमने। तो ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू स्माइल एवरीवन, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय।